सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 10 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा बिल गेट्स ने। तो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, और इसमें उन्होंने बताया कि कोविड-19 आखिरी महामारी हो सकती है। किताब में इसका कारण भी उन्होंने बताया है। तो सिंपल सा याद रखना है, वन लाइनर प्रश्न क्या है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा बिल गेट्स ने। अच्छा, बान की मून के बारे में आपको बताया, यूनाइटेड नेशन के पूर्व सेक्रेटरी जनरल है। अभी इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी, नाम याद रखना उसका क्या है, रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन अ डिविडेड वर्ल्ड। एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, पोर्ट्रेट्स ऑफ पार। और चंद्रचूड़ घोष ने अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। अब दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना है अभी 2021 का बुकर पुरस्कार ये किसे मिला और 2021 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसे मिला। इस प्रश्न का उत्तर दो। आगे चलकर इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको खुद दूंगा ताकि आप चेक कर सको कि आपने सही उत्तर दिया या नहीं दिया, या जिसको आंसर नहीं पता तो फिर वो याद रख लेंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। बताइए आईपीएल 2022 में अहमदाबाद टीम का नाम क्या रखा गया है? तो आंसर होगा गुजरात टाइटंस। अच्छा, आपको याद होगा 15वें आईपीएल जो कि 2022 में होंगे, कहां पे? भारत में। और उसमें टोटल 10 टीमें खेलेंगी। दो नई टीमें जुड़ी हैं, कौन कौन सी? लखनऊ और अहमदाबाद टीम। तो इस अहमदाबाद टीम का नाम क्या रख दिया गया है? गुजरात टाइटंस। ये आपको याद रखना है। और इसके कप्तान कौन बने हैं? हार्दिक पांड्या। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था लखनऊ टीम का नाम क्या रखा गया? लखनऊ सुपर जायंट्स। और उसके कप्तान है केएल राहुल। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि 2022 और 2023 में जो आईपीएल होंगे उसका टाइटल स्पॉन्सर कौन है? इस बार टाटा ग्रुप है। अभी तक कौन था? वीवो। और 2021 में जो 14वें नंबर के आईपीएल हुए थे उसके फाइनल यूनाइटेड अरब अमीरात में हुए थे, जिसको जीता किसने था? चेन्नई सुपर किंग ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा करके। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे हर्षल पटेल जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हैं। दो तरह की कैप मैंने आपको बताई है, एक तो होती है पर्पल कैप, एक होती है ऑरेंज कैप। पर्पल कैप जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं उनको मिलती है, जो कि मिली थी हर्षल पटेल को। और ऑरेंज कैप मिलती है जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं, जो कि मिली थी ऋतुराज गायकवाड़ को, जो कि चेन्नई सुपर किंग के हैं। तो इतना आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। फिर बताइए मध्य प्रदेश के किस शहर में लता मंगेशकर के नाम पर संगीत अकादमी और संग्रहालय खोला जाएगा? तो आंसर होगा इंदौर। तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का अभी निधन हो गया। इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में ही हुआ था। तो अभी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कहा है कि इंदौर में ही उनके नाम पर एक संगीत अकादमी की स्थापना की जाएगी और संग्रहालय का निर्माण भी किया जाएगा। और इस संग्रहालय में लता जी ने जितने भी जो भी गाने गाए हैं, कुछ भी गाया है, वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। और इंदौर में ही उनकी प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। और देखो, वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश सरकार 1984 से राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार देती आ रही है। और साथ में आपको बता दूं कि 2019 और 2020 के लिए शैलेंद्र सिंह और आनंद मिलिंद के नामों की घोषणा हो चुकी है इन पुरस्कारों के लिए, पर अभी उन्हें दिया नहीं गया। ये जो पुरस्कार है ये संगीत निर्देशन और पार्श्व गायन के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें पुरस्कार राशि कितनी होती है ये भी याद रख लो, लगे याद, 2 लाख रुपए। और पहला लता मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला था? संगीतकार नौशाद को। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछता हूँ। उससे पहले आप मुझे ये बताओ, अभी कल परसों ही पढ़ा है हमने, होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो याद रखना नर्मदापुरम। शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर धाम कर दिया। और बाबई का नाम बदलकर माखन नगर कर दिया। चलो बताओ, विश्व संगीत तानसेन महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ था? अभी दिसंबर में ग्वालियर में हुआ था। और एक महोत्सव भी एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है, इसका संबंध भी है मध्य प्रदेश से। चलो आप तो ये बताओ, देश का पहला ड्रोन मेला ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो आंसर होगा ग्वालियर में ही। और अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे बनेगा? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। और मध्य प्रदेश ही बनाएगा भारत की पहली साइबर तहसील। और भारत का पहला वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला शहर कौन सा है? इंदौर है, जो सबसे स्वच्छ भी है। अच्छा बताओ, यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो बात मध्य प्रदेश की चल रही है तो वही होगा आंसर।
और याद रखना मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा। ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि यहीं पे भारत की पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू हुई थी। तो ये सारे पॉइंट्स भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, जलकुंभी को साड़ी बनाने में उपयोग करने के लिए किन गैर सरकारी संगठनों ने समझौता किया? तो आंसर होगा स्वच्छता पुकारे और नेचर क्राफ्ट। तो प्रदूषक के रूप में जानी जाने वाली जलकुंभी को अब साड़ी बनाने में यूज किया जाएगा और ये एक ऐसी पहल है जिससे महिलाओं की आजीविका बढ़ेगी और पानी से जलकुंभी भी हट जाएगी। तो इस परियोजना के लिए 2 एनजीओ ने आपस में समझौता किया है। एक तो है स्वच्छता पुकारे और दूसरा है नेचर क्राफ्ट। तो पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध तांत साड़ियों में इस्तेमाल होने वाले कपास के साथ जलकुंभी से निकाले गए फाइबर से बने धागे का उपयोग फ्यूजन साड़ी बनाने के लिए किया जाएगा। अच्छा, अगर डेली आप हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जलकुंभी से रिलेटेड एक प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था कि असम के मछुआरा समुदाय की 6 युवा लड़कियां थी। उन्होंने जलकुंभी से एक बायोडिग्रेडेबल चटाई बनाई थी। वहां हम लोगों ने पढ़ा था इस प्रकार न केवल इस जलीय पौधे की समस्या को दूर किया जाएगा बल्कि उसे संपदा में भी बदला जाएगा। तो अब आप देख सकते हो जलकुंभी से हम 2 तरह की चीजें बना सकते हैं, या इसके 2 एप्लीकेशन हो गए हैं। एक तो साड़ी बनाएंगे और एक चटाई बनाएंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि अभी किसने बीजिंग विंटर ओलंपिक में भारतीय दल की अगुवाई की? तो आंसर होगा मोहम्मद आरिफ खान। तो मोहम्मद आरिफ खान, इनका नाम आपको जरूर याद रखना है क्योंकि ये भारत की तरफ से बीजिंग ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी है। और अगर एग्जाम में ऐसे पूछा जाए कि मोहम्मद आरिफ खान का बताइए संबंध किस खेल से है, तो ये एक स्कीयर है और अभी इन्होंने ही बीजिंग विंटर ओलंपिक में भारतीय दल की अगुवाई की है। इन्होंने इसमें सलालोम और ज्वाइंट सलालोम कंपटीशन में क्वालिफाई किया था। और आप लोगों को याद होगा इससे रिलेटेड एक प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा भी था कि खेलों के एक ही चरण में 2 स्पर्धाओं यानी कि कंपटीशन के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? तो आंसर होगा मोहम्मद आरिफ खान। और यहां पे सलालोम से आपको फिर याद आएगा, अभी हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स में कि देश का पहला आर्टिफिशियल सलालोम कोर्स कहां पे बनेगा? तो बताओ आंसर। आंसर होगा भोपाल में। तो अब याद रखना ये जो बीजिंग ओलंपिक है कहां पे होंगे? बीजिंग के बर्ड नेस्ट स्टेडियम में होंगे। और आपको बता दूं यहीं पे 2008 के जो समर ओलंपिक है वो भी हुए थे। तो आप कह सकते हो कि बीजिंग समर और विंटर ओलंपिक को होस्ट करने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। और ये मोहम्मद आरिफ खान है कहां से? जम्मू कश्मीर से। बाकी हरजिंदर सिंह का नाम भी आपने सुना होगा, बीजिंग ओलंपिक के लिए भारतीय दल के शेफ डे मिशन नियुक्त हुए थे। नीरज चोपड़ा आप जानते हो, अभी परम विशिष्ट सेवा पदक मिला, पद्मश्री मिला इनको। और अभी आपको याद होगा 2022 के लॉरियंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित हुए थे। और ओलंपिक के इतिहास में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं ये। भाला फेंकते हैं ये। कितनी दूर भाला फेंका था अभी टोक्यो ओलंपिक में कि गोल्ड जीत के लाए? 87.58 मीटर। और इनके सम्मान में भाला फेंक दिवस मना रहे हैं हम 7 अगस्त को। अभी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बाकी अवनी लखेरा फीमेल डेब्यू का अवार्ड मिला था इनको, टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड जीता था। और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी थी। कौन सा खेल खेलती हैं? शूटर हैं ये, राजस्थान की हैं। और राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी बनी थी ये। पद्मश्री इनको भी मिल रहा है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि 2028 में जो समर ओलंपिक होंगे आपको पता है उसमें हमने पढ़ा था 3 खेलों को शामिल किया गया है। वो 3 खेल कौन कौन से हैं बताइए कमेंट बॉक्स में। और पहले वाले प्रश्न में मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे कि 2021 का बुकर पुरस्कार किसे मिला? डैमन गलगुट को, ये साउथ अफ्रीका के हैं, उनके नॉवल द प्रॉमिस के लिए। और 2021 का ही इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसे मिला? डेविड डायोब को, जो कि फ्रांस के लेखक हैं। और उन्हें उनके नॉवल के लिए मिला था ये सम्मान। उस नॉवल का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। बढ़ते आगे। और हाँ गाइज, अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है इस साल से। और अभी तक उसके 3 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। डेज को लेकर के, डेज और थीम आपको मिल जाएगी। जनवरी मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे उसकी थीम के साथ। उसके अलावा भारत और विश्व में जो भी चीजें पहली बार हुई है और वो सभी क्वेश्चन जो हमने करंट अफेयर्स में पढ़े हैं वो सारे आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे।
और तीसरा वाला वीडियो अपलोड हुआ था जिनके अभी नाम चेंज हुए हैं रिसेंटली, वो सारे क्वेश्चन आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन सभी का क्विज भी बना के अपलोड कर दिया आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, ताकि आप वीडियो लगा लो, अच्छे से याद कर लो। वैसे तो करंट अफेयर्स आप पढ़ते हो तो आपको याद ही है, लेकिन वो वीडियो देखोगे तो एक बार सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक साथ आपको एक ही जगह सारे क्वेश्चन एक जैसे मिल जाएंगे एक ही टॉपिक के। और क्विज लगाओ अच्छे से, इनकी प्रैक्टिस यानी कि रिवीजन करते रहो, ताकि एग्जाम टाइम पे कोई कंफ्यूजन नहीं हो, सारी चीजें आपको याद आती जाए। और अगर वाकई सीरीज अच्छी लगी, आप चाहते हो इसे कंटिन्यू रखा जाए आगे के महीने के लिए भी, तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर करें। वीडियोस को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आगे ये सीरीज कंटिन्यू रखनी है, आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर करें अगर आप लोग चाहते हो तो। इन्हें अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ में, जो भी आपका व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है, जैसे भी जहां भी आप इसको शेयर करना चाहते हैं शेयर जरूर करिए और लाइक भी जरूर कीजिएगा। बढ़ते आगे। फिर बताइए आरबीआई के वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 की थीम क्या है? तो आंसर होगा गो डिजिटल गो सिक्योर। अच्छा बताइए आरबीआई कब से कब तक ये वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाएगा? तो आंसर होगा 14 से लेकर 18 फरवरी 2022 तक मनाएगा ये फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022। तो आरबीआई देश भर में एक विशेष विषय पर वित्तीय शिक्षा संदेशों का प्रचार करने के लिए 2016 से हर साल वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाता आ रहा है। और इस बार की इसकी थीम क्या है? गो डिजिटल गो सिक्योर। बात आरबीआई की है ना, तो स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को, और हेडक्वार्टर मुंबई में है। अच्छा, आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई थी? यंग हिल्टन आयोग। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के हैं ये। और यहाँ के पहले ब्रिटिश गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। आप इसका लोगो देख रहे होंगे, यहाँ पे दो चीजें याद रखने वाली है। पेड़ कौन सा है? पाम ट्री है, ताड़ का पेड़, और जानवर है रॉयल बंगाल टाइगर। अच्छा, यहाँ के पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल, उन्होंने एक बुक लिखी है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और उर्जित पटेल अभी आपको याद होगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष भी बने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ के एक और पूर्व गवर्नर का नाम ध्यान रखना, बिमल जालान, इन्होंने भी बुक लिखी है द इंडिया स्टोरी नाम से। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए फाइजर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा प्रदीप शाह को। तो फाइजर इंडिया ने RA शाह के इस्तीफे के बाद प्रदीप शाह को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। आपको बता दूं, वे क्रिसिल के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और संस्थापक सदस्य हैं। वे वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के सलाहकार के रूप में भी काम कर चुके हैं, और अब ये वर्तमान में फाइजर इंडिया के अध्यक्ष बन चुके हैं। प्रदीप शाह इनका नाम है। अच्छा, फाइजर से आपको कुछ याद आता होगा। हाँ, ये तो पता ही है, कोविड-19 की वैक्सीन इसने बनाई थी फाइजर ने। लेकिन आपको पता होगा इसके जो CEO हैं उनको कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए जेनेसिस प्राइज 2022 से भी सम्मानित किया गया था। CEO का नाम क्या है वैसे? अल्बर्ट बोर्ला, पढ़ा था हम लोगों ने। चलो, इसी से संबंधित एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। आपको पता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने कोविड-19 की एक वैक्सीन बनाई थी। कौन सी वैक्सीन बनाई थी? एक तो ये बताओ, मैं ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, कोविशील्ड या कोवैक्सीन। उसके अलावा ये बताओ कि इसके जो फाउंडर हैं उनको लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिला था, तो उन फाउंडर का नाम आपको बताना है। बाकी दिनेश प्रसाद सकलानी NCERT के डायरेक्टर बने, रवि मित्तल इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने, और पुष्प कुमार जोशी, याद आया पुष्पा, HPCL के चेयरमैन बने थे। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न देखिए, किसे कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा S किशोर को। तो याद रखना, SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष बन गए हैं कौन? S किशोर। वर्तमान में ये वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय में विशेष सचिव हैं। बाकी अनंत नागेश्वरन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, ये अभी नए बने। दिलीप संघानी इफ्को के नए चेयरमैन बने, और जी अशोक कुमार नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल बने थे। ये नाम भी अभी न्यूज में है सारे, याद रखना। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न देखिए कि किसे कृषि सचिव के रूप में भी नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मनोज आहूजा को। तो अभी कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मनोज आहूजा को कृषि सचिव के रूप में नियुक्त किया है। वर्तमान में ये CBSE के अध्यक्ष है। अच्छा, इनके अलावा वित्त सेवा विभाग के सचिव बन गए हैं कौन? संजय मल्होत्रा। बाकी अलका मित्तल, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ONGC की पहली महिला अध्यक्ष जो है। और अलका से याद आएगा अलका उपाध्याय का नाम,
नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी थी अभी ये। और उपाध्याय से याद आएगा अनुकृति उपाध्याय का नाम। अपनी पुस्तक किंसुगी के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता था। कई बार आपको ये सारे फैक्ट्स में रिवाइज करा चुका हूं, तो अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे तो अब ये चीजें आपको याद होने लगी होंगी। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट्स हमारे से जुड़ते हैं कभी कभार, तो वो कहते हैं कि एक साथ आप इतने सारे फैक्ट्स बता देते हो तो याद नहीं होते हैं। तो वो कारण यही है कि आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो हमारे साथ, और जब आप फर्स्ट टाइम इतनी सारी चीजें पढ़ते हो कि एक साथ ये भी बता रहे हैं वो भी बता रहे हैं, तो कैसे याद रखेंगे। हमारी पहली कोशिश रहती है कि चीजों को लिंक कर करके आपको चीजें याद करवाई जाए। और फर्स्ट टाइम जुड़ोगे, फर्स्ट टाइम देखोगे तो हो सकता है दिक्कत आए, लेकिन अब एक ही चीज को बार बार बोलेंगे, एक बार, दो बार, 10 बार, तो 10वीं बार, 20वीं बार में तो आपको याद होगी। तो बस कंटिन्यूटी रखिए, और साथ साथ जब भी हम चीजों को रिपीट करते हैं तो खुद से भी बोलते रहिए। खुद से बोलने के पैसे नहीं लगते, खुद से बोलोगे तो चीजें जल्दी याद होंगी। और चीजों को जितनी बार रिवाइज कर सकते हो उतनी बार रिवाइज करो। मैं आपको डेली करंट अफेयर्स में ये सारे पॉइंट्स रिवाइज करा रहा हूं। वीकली करंट अफेयर्स बनता है, उसे देखा करो, वहां पे रिवाइज कराऊंगा ये सारी चीजें। वहां पे ऐसा नहीं है कि डेली करा दिया तो अब वीकली में क्यों करवाएं। मैं उतनी मेहनत वहां पे भी कर रहा हूं आपके साथ। उसके अलावा रिवीजन वाला वीडियो आप लोगों के लिए अलग से चला रखा है। उसके अलावा क्विज बना करके आप लोगों को अलग से दे रहा हूं। तो आपके लिए मैं सारी जगह उतनी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मेरे करने से काम नहीं चलेगा, आपको भी जुड़ना पड़ेगा। आप चाहो कि बिना मेहनत करे बस सब कुछ याद हो जाए, तो ऐसी अभी जड़ी बूटी तो मुझे मिली नहीं है, मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा। अगला देखिए, ये नाम क्या है, विनय कुमार त्रिपाठी। तो देखो, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ बने थे ये। और यहीं से आप क्या याद रखोगे, अब देखो, जो स्टूडेंट डेली क्रिक एग्जाम चैनल पे पढ़ते हैं उन्हें पता है इसके बाद में क्या पॉइंट बोलने वाला हूं। विनय कुमार त्रिपाठी से मैंने पॉइंट लिंक कर रखा है विनय कुमार सक्सेना का नाम, और ये क्या है, वर्तमान में केवीआईसी के अध्यक्ष हैं। तो इस तरह से आपकी चीजें रिवाइज होती हैं। और यहीं से एक और पॉइंट हमने रिवाइज करा है, वीएस पठानिया का नाम, वीरेंद्र सिंह पठानिया, आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें प्रमुख बने थे। चलो ये बता दो, कृषि मंत्री कौन है, तो आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म में से एक मेडीबडी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो आंसर होगा अमिताभ बच्चन। तो भी भारत के सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म में से एक है ये मेडीबडी, और इसने अभी अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और आपको याद होगा, अमिताभ बच्चन ये अभी एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, और क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और क्रिप्टो से याद आएगा रणवीर सिंह का नाम, जो अभी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कॉइन स्विच कुबेर के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, और ये नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बाकी शेफाली वर्मा क्रिकेटर हैं, अभी बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एंडोर्सर ये बनी थी, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए, किस अंतरराष्ट्रीय बैंक ने 2021 में भारत को रिकॉर्ड $4.6 बिलियन का ऋण दिया है, तो आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2021 में भारत को रिकॉर्ड $4.6 बिलियन का लोन दिया है, जिसमें से $1.8 बिलियन ये कोरोना वायरस प्रक्रिया के लिए था, $1.5 बिलियन टीकों की खरीद के लिए था, $300 मिलियन शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और देश की भविष्य की महामारी की तैयारियों को मजबूत करने के लिए था, और 12 राज्य परियोजनाओं के लिए $2.2 बिलियन का समर्थन भी दिया गया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना होती है 19 दिसंबर 1966 में, हेडक्वार्टर मिलेगा मनीला, फिलीपींस में। इसके अध्यक्ष हैं मसात्सुको असाकावा। सदस्य देश कितने हैं, 68 है। और 68 नंबर का कौन सा है, नीयू। और नीयू से भी आपको देखो कुछ लिंक करके याद दिलाता हूं। हमने पढ़ा था विश्व का पहला डार्क स्काई नेशन कौन सा बना था, वो यही था, नीयू। और इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन बने थे, अशोक लवासा। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने संन्यास की घोषणा कर दी है, तो आंसर होगा श्रीलंका। तो श्रीलंका के आगामी भारत दौरे के बाद श्रीलंकाई तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अब बात श्रीलंका की, तो ये रहा मैप में श्रीलंका। देखो, 2 कैपिटल मिलेगी आपको। इसके कमर्शियल कैपिटल है कोलंबो, और यहीं पे आपको एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर भी मिलेगा, जिसके अभी चेयरमैन बने थे जय शाह। और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सी है, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट है गोतबाया राजपक्षे, और प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे। भारत और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है, क्या कहते हैं उसको, पाक स्ट्रेट। हिंदी में बोलेंगे तो पाक जलडमरू मध्य। और श्रीलंका के साथ ही हम मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं।
तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में क्या पूछा था, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो आंसर होगा शांति श्री धूलीपूड़ी पंडित। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और देखो, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज आपको मिल जाएगा आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, वहीं पे इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। और क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। तो ये रहा आज का होमवर्क प्रश्न।